सिया ने अभी हाल ही में अपनी दादी को खोया था और ऊपर से अपनी चाची की जली कटी बातें सुनकर सिया का रोने का मन कर रहा था। इसलिए सिया हॉल से दौड़ती हुई अपने कमरे में आई और अपनी शादी का जोड़ा गुस्से में उतारते हुए फूट फूट कर रोने लगी। सिया दादी के मरने के बाद बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसके पास उसका दुख बांटने के लिए कोई भी नहीं था। सिया का मन कर रहा था कि वो अभी के अभी अपनी आत्महत्या कर ले, लेकिन फिर सिया ने कुछ सोचते हुए अपने आप से कहा, नहीं, मैं किसी भी मुसीबत से हारकर आत्महत्या नहीं कर सकती। भगवान ने अगर मेरी किस्मत में दुख लिखे हैं तो मैं उन दुखों के साथ ही जीने की कोशिश करूंगी, लेकिन उनकी दी हुई जिंदगी को ऐसे बर्बाद नहीं करूंगी। सिया अपने आप से बातें करके रो रही थी कि तभी वहां रॉकी आया और अपनी आंखों को मसलते हुए बोला, दीदी मुझे नींद आ रही है, क्या आप मुझे सुला देंगी? रॉकी की बात सुनकर सिया ने रॉकी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, ठीक है बच्चे, मैं अभी तुझे सुलाती हूँ। मैं 2 मिनट में कपड़े चेंज करके आती हूँ, तब तक तू बेड पर लेट जा। 2 मिनट बाद सिया कपड़े चेंज करके नाइटी पहनकर आई और आकर झट से अपने भाई रॉकी के पास बेड पर लेट गई और उसे सुलाने लगी। रॉकी को सुलाते सुलाते कब सिया की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह फोन की रिंगटोन के साथ सिया की आंख खुली तो उसने अपनी आंखों को मसलते हुए फोन की स्क्रीन पर नंबर देखा और झट से अपने बिस्तर से उठते हुए फोन उठाकर बोली, हेलो जी सर बोलिए। सिया के फोन की स्क्रीन पर बॉस का नंबर शो हो रहा था। सिया किसी होटल में कुक का काम करती थी और इस वक्त उसी होटल के मैनेजर का फोन था जो सिया का बॉस था। सिया ने जैसे ही फोन उठाया तो फोन के दूसरी तरफ से कड़क आवाज में एक आदमी चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें याद है ना सिया, आज सुबह जल्दी आना है, सुबह के ठीक 8 बजे होटल पहुंच जाना। उस आदमी की बात सुनकर सिया ने अपनी गर्दन जोर से हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ ओके सर, मैं पहुंच जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं टाइम से पहले होटल पहुंच जाऊंगी। और इतना कहकर सिया ने फोन काट दिया। फोन कटते ही सिया ने फोन में देखा तो इस वक्त सुबह के 7:30 बज चुके थे। टाइम देखकर सिया ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, ओह माय गॉड, मैं कैसे भूल गई, आज तो सुबह जल्दी जाना था। लेकिन दादी, और इतना सोचते हुए सिया को अपनी दादी की याद आई तो वो तुरंत दौड़ते हुए अपने कमरे से निकलकर बाहर हॉल की तरफ आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। किसी को भी वहां न पाकर सिया ने चिल्लाते हुए कहा, दादी, दादी कहाँ हैं आप? सिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी चाची सुरेखा दौड़ती हुई वहां आई और चिल्लाते हुए बोली, अरे तू पागल हो गई है क्या? इतनी सुबह सुबह ऐसे गला फाड़कर क्यों चिल्ला रही है? तभी सिया ने अपनी चाची की तरफ नम आंखों से देखते हुए कहा, चाची, वो दादी, क्या उनका अंतिम संस्कार? सिया आगे कुछ बोलती उससे पहले ही सुरेखा ने सिया को ताना मारते हुए कहा, तुझे अब दादी की याद आई है? कब से अपने कमरे में खर्राटे मारकर सो रही है और अब जब उठी तो तुझे दादी चाहिए? नहीं है दादी, कल शाम को ही हमने उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। इतना सुनते ही सिया रोती हुई धीमे धीमे कदमों से अपने कमरे की तरफ आई और वापस आकर अपने बेड पर बैठ गई। फिर रोते हुए सिया ने अपने फोन से अपने बॉस को फोन मिलाया और मना करते हुए बोली, सॉरी सर, मैं आज नहीं आ सकती। इतना सुनते ही फोन के दूसरी तरफ उस आदमी की कड़क आवाज आई, देखो सिया, मैं जानता हूं कि कल तुम्हारी दादी की डेथ हो गई थी, लेकिन आज हमारे खास मेहमान आने वाले हैं जिन्हें केवल तुम्हारे हाथों का बना खाना पसंद है। इसलिए या तो तुम आ जाओ, नहीं तो अपनी नौकरी से हमेशा के लिए रिजाइन कर दो, समझी तुम? और इतना कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया। उस आदमी की बात सुनकर सिया एक अजीब सी उलझन में फंस गई और अपने माथे पर जोर से हाथ मारते हुए बोली, हे भगवान, कैसा अजीब बॉस है, यहाँ किसी की दादी मर गई है और इसे अपना बिजनेस चलाने की पड़ी है। अभी सिया के पास 2 ही रास्ते बचे थे, या तो वो घर पर बैठकर अपनी दादी की मौत का मातम मनाती या फिर अपने बॉस का कहना मानकर अपनी जॉब पर वापस चली जाती। इसी उलझन में फंसी सिया ने अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहा, नहीं यार, अगर ये जॉब हाथ से चली गई तो फिर मुझे कोई और जॉब नहीं देगा, और वैसे भी दादी की बीमारी की वजह से इतने सारे कर्ज मेरे सर पर मंडरा रहे हैं, उनका भी तो भुगतान करना है ना। और इतना बड़बड़ाते हुए सिया ने अपने बालों को नोचते हुए कहा, चल सिया, अब काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो खाना कहाँ से आएगा, और दादी के इलाज में खर्च हुए पैसों का भुगतान भी तो करना है। इतना कहकर सिया अपने बिस्तर से उठते हुए केवल 10 मिनट में रेडी हो गई और ऑफिस के लिए निकल पड़ी। सिया रेडी होकर जैसे ही हॉल में आई
तो उसकी चाची उसे देखकर चिल्लाते हुए बोली, अरे ओ महारानी, इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही है? सिया ने अपनी चाची सुरेखा की तरफ देखते हुए कहा, चाची, वो आज ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। सिया की बात सुनकर उसकी चाची ने ताना मारते हुए कहा, थोड़ी देर पहले तो बड़े बड़े टेसुए बहाकर दादी की मौत का मातम मना रही थी और अभी बन ठन कर बाहर जा रही है। तुझे जरा सी लाज लज्जा है या नहीं? सुरेखा आगे कुछ बोलती उससे पहले ही सिया के चाचा जी वहां आ गए और सुरेखा को डांटते हुए बोले, सुरेखा, अगर सिया ऑफिस जाना चाहती है तो तू उसे क्यों रोक रही है? जाने दे उसे। रमेश चाचा के मुंह से हाँ सुनते ही सिया अपने चाचा को धन्यवाद करते हुए घर से बाहर निकल गई। जैसे ही सिया घर से बाहर निकली, उसकी चाची सुरेखा रमेश पर बरसते हुए बोली, क्या हो गया है तुम्हें? जब देखो उस लड़की का बीच बचाव करते रहते हो। क्या अब वो तुम्हें इतनी प्यारी हो गई? रमेश ने सुरेखा के कंधे पर हाथ रखते हुए दबी आवाज में कहा, नहीं सुरेखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे वो लड़की कल भी पसंद नहीं थी और अभी भी नहीं है। लेकिन तुझे पता है, हमारे घर के बाहर उस गुंडे राघव सिंघानिया के आदमी तैनात हैं। अगर उनमें से किसी को भी पता चल गया कि हम लोग इस सिया के साथ नाइंसाफी करते हैं तो राघव सिंघानिया पता नहीं हमारा क्या हाल करेगा। इतना सुनते ही सुरेखा ने दरवाजे के बाहर झांक कर देखा तो दरवाजे के बाहर एक काला कोट पहने और काले रंग का चश्मा लगाए हुए आदमी खड़ा था। उसे देखते ही सुरेखा ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए आश्चर्य से कहा, अरे बाप रे, इसका मतलब अब वो राघव सिंघानिया 24 घंटे हमारे घर पर नजर रखेगा। हे भगवान, ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है ना? ये उस गुंडे राघव सिंघानिया से पंगा लेती और ना ये सब होता। इधर सिया जैसे ही घर से बाहर निकली तो उस चोल के सभी लोग उसे घूरने लगे और फिर उस सिक्योरिटी गार्ड को देखकर बातें बनाने लगे जो अभी सिया के घर के सामने खड़ा था। उस गार्ड को देखते ही सिया समझ गई थी कि वो राघव सिंघानिया का गार्ड है जो वहां खड़ा होकर सिया पर नजर रख रहा था। लेकिन सिया ने उस गार्ड को नजरअंदाज करते हुए एक ऑटो वाले को रोकने के लिए उसके सामने हाथ दिया, लेकिन उस ऑटो वाले ने सिया को देखकर अपनी ऑटो की स्पीड बढ़ा ली और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। ऐसे ही सिया जिस भी ऑटो वाले के सामने हाथ देती, वो ऑटो वाला सिया को देखकर अपनी ऑटो की स्पीड तेज करके वहां से तुरंत निकल जाता। सिया के कहने पर एक भी ऑटो वहां रुकने को तैयार नहीं थी, इसलिए सिया गुस्से में उस गार्ड के पास आई और उसे धमकाते हुए बोली, तुम यहाँ मेरे घर के सामने खड़े होकर क्या कर रहे हो? मैं जानती हूँ तुम्हें उस राघव सिंघानिया ने मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा है, लेकिन प्लीज थोड़ी देर के लिए यहाँ से चले जाओ ताकि मैं ऑफिस पहुंच सकूं। तुम्हें देखकर कोई भी ऑटो वाला यहाँ रुकने को तैयार नहीं है। सिया की बात सुनकर उस गार्ड ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन पास खड़ी अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए सिया की तरफ इशारा किया और बोला, मैम, आप इस गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको वहां ड्रॉप कर दूंगा जहां आप जाना चाहती हैं। क्या सिया उस गार्ड के कहने पर गाड़ी में बैठ जाएगी या फिर अपनी जॉब को हाथ से जाने देगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल। इस वक्त उस गार्ड की बात मानने के अलावा सिया के पास और कोई रास्ता नहीं था। आज उसका ऑफिस पहुंचना बहुत जरूरी था और कोई ऑटो वाला भी वहां रुकने को तैयार नहीं था और चश्मा पहने हुए राघव सिंघानिया का वो खड़ूस गार्ड भी यहां से जाने को तैयार नहीं था। इसलिए सिया ने उस गार्ड के साथ गाड़ी में बैठकर जाने का फैसला लिया। अपने गुस्से को काबू में करते हुए सिया राघव सिंघानिया के गार्ड की गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी की खिड़की को गुस्से से बंद करते हुए सिया ने अपने आप में बड़बड़ाकर कहा, हे भगवान, कौन सी मुसीबत में फंसा दिया मुझे? इस राघव सिंघानिया ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। एक तो मेरे साथ इतना गलत किया और ऊपर से मुझे इस गलती की सजा भी दे रहा है। और इतना कहकर सिया की आंखों में आंसू आ गए। सिया अपने आंसुओं को पोंछती उससे पहले ही वो सिक्योरिटी गार्ड सिया की तरफ देखते हुए बोला, मैम, आपको कहाँ जाना है? उस गार्ड की बात सुनकर सिया ने मुंह बनाते हुए अपने आप से कहा, जहन्नुम में जाना है। क्या छोड़ दोगे मुझे? लेकिन फिर अपने मन की बात को मन में दबाते हुए सिया ने उस गार्ड को उस होटल का नाम बताया जहां वो जॉब करती थी और उस गार्ड ने बिना कोई सवाल किए कुछ ही देर में सिया को उसके बताए पते पर पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर सिया उस गाड़ी से उतरकर गार्ड का धन्यवाद करते हुए जाने लगी। तभी उसने देखा कि उस गार्ड ने अपनी गाड़ी को वहीं पार्किंग एरिया में खड़ा किया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। गार्ड को अपने पीछे आता देख सिया को गुस्सा आ गया। सिया ने गुस्से में चिल्लाते हुए उस गार्ड से कहा, अब क्या मेरे पीछे पीछे मेरे ऑफिस तक भी आओगे?
गार्ड ने सिया की बात का जवाब देते हुए कहा, सॉरी मैम, बट सर का ऑर्डर है, आपको कुछ सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना। मैं बस ऑफिस के बाहर खड़ा हो जाऊंगा और आप अंदर चली जाना। उस गार्ड की बात सुनकर सिया ने पैर पटकते हुए बड़बड़ाकर कहा, हे भगवान, कौन सी मुसीबत में फंसा दिया मुझे। इस राघव सिंघानिया का बस चले तो मेरी सांसों पर भी कब्जा कर ले। और इतना कहकर सिया उस होटल के अंदर चली गई। वो होटल इतना बड़ा था कि उस होटल के अंदर जाते ही सिया 2 सेकंड के अंदर ही वहां से गायब हो गई। कुछ ही पल में सिया मैनेजर के पास पहुंच गई। होटल के मैनेजर ने जैसे ही सिया को वहां देखा तो खुश होते हुए बोला, अरे वाह, तुम आ गई सिया। वैसे तुम दिए हुए टाइम से 5 मिनट पहले ही आ गई। वेरी गुड। अब आ गई हो तो चलो जाओ मिस्टर गोयंका के मनपसंद खाने की तैयारी करो। मैनेजर की बात सुनकर सिया ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, जी सर, अभी जाती हूँ। और इतना कहकर सिया वहां से चली जाती है और किचन में पहुंचकर खाने की तैयारी करती है। ठीक 1 घंटे बाद मैनेजर चिल्लाता हुआ होटल के किचन में आया और सिया से बोला, मिस सिया, क्या ब्रेकफास्ट रेडी है? सिया ने अपनी हाँ में जवाब देते हुए कहा, जी सर, मिस्टर गोयंका का ब्रेकफास्ट एकदम रेडी है। मैनेजर ने खुश होते हुए मुस्कान के साथ कहा, ग्रेट सिया, चलो अब जाओ और मिस्टर गोयंका को खाना सर्व करो। मैनेजर की बात सुनकर सिया ने हकलाते हुए कहा, बट सर मैं क्यों? माफ करना सर, पर मेरा काम तो खाना बनाना है ना कि सर्व करना। सिया की बात सुनकर मैनेजर ने कहा, देखो सिया, तुम तो जानती हो मिस्टर गोयंका का गुस्सा, तुम्हारे अलावा कोई और उन्हें हैंडल नहीं कर सकता। वैसे भी तुम्हें अपने सामने देखकर वो शांत हो जाते हैं, लेकिन अगर स्टाफ का कोई और गया तो वो गुस्से से पागल हो जाएंगे। मिस्टर गोयंका के गुस्से को सिया भी बहुत अच्छे से जानती थी। जब भी मिस्टर गोयंका को कोई चीज पसंद नहीं आती थी तो वो गुस्से में अपने सामने वाले पर बहुत बुरे तरीके से भड़क जाते थे और उसे कुछ भी सुनाना शुरू कर देते थे। सिया भी उनके सामने नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैनेजर की बात मानने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। इसलिए ना चाहते हुए भी सिया को हाँ भरनी पड़ी और ट्रे में खाना सजाते हुए सिया मिस्टर गोयंका की टेबल तक पहुंच गई। मिस्टर गोयंका की उम्र 40 साल के आसपास थी। वो अक्सर यहाँ सिया के हाथ का खाना खाने के लिए आया करते थे। जब भी वो यहाँ आते थे, सिया ही उन्हें हमेशा खाना सर्व करती थी। सिया खाने की ट्रे लेकर मिस्टर गोयंका की टेबल के पास आई और मुस्कुराते हुए उनके पास आकर बोली, हेलो सर, कैसे हैं आप? ये लीजिए आपका मनपसंद नॉर्थ इंडियन खाना। टेबल पर खाना रखकर सिया अपने दोनों हाथों को अपने सामने करके सिर झुकाकर मिस्टर गोयंका की टेबल के सामने खड़ी हो गई। मिस्टर गोयंका ने जैसे ही सिया के हाथ का खाना चखा तो वो खुश होते हुए बोले, वाह, मजा आ गया। सिया, तुम्हारे हाथों में जादू है। जादू, इसीलिए तो मैं शहर के बड़े से बड़े होटल का खाना छोड़कर सिर्फ तुम्हारे हाथ का बना खाना खाने आता हूँ। मिस्टर गोयंका के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट सर। आपको खाना अच्छा लगा, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। मिस्टर गोयंका खाने की हर बाइट के साथ सिया की तारीफ कर रहे थे, लेकिन सिया अपनी तारीफ सुनकर भी दिल से खुश नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि मिस्टर गोयंका का मूड कब चेंज हो जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए वो एक झूठी स्माइल के साथ मिस्टर गोयंका की बातों पर मुस्कुरा रही थी। सिया को कॉम्प्लीमेंट देने के बाद मिस्टर गोयंका खाना खत्म करके वहां से चले गए और उनके जाते ही सिया खाने की प्लेट वहीं छोड़कर अंदर किचन की तरफ जाने लगी। तभी उसे एक रोबदार आवाज आई, ऐ लड़की, कहाँ जा रही हो? इधर आओ और मुझे खाना सर्व करो। सिया ने पीछे मुड़कर देखा तो एक टेबल पर 3-4 लड़के बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। उन लड़कों को अपनी तरफ गंदी नजरों से घूरते देखकर सिया समझ गई कि वो निहायत ही बिगड़े हुए लड़के हैं। सिया डरते हुए उनके पास गई और बोली, सॉरी सर, पर मैं वेटर नहीं हूं। वो लड़का सिया को कुछ जवाब देता उससे पहले ही सिया ने दोबारा उन लड़कों से कहा, सॉरी सर, बट आप लोग यहां बैठकर ड्रिंक नहीं कर सकते क्योंकि यहां ड्रिंक करना मना है। सिया की बात सुनकर उस लड़के ने गुस्से में ड्रिंक का गिलास फर्श पर फेंक कर मारा और चिल्लाते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू राज सिंघल से पंगा लेगी? तू मुझे मना करेगी? तू होती कौन है मुझे मना करने वाली? तेरी औकात क्या है? उस लड़के की बात सुनकर सिया ने अपना सिर झुकाकर बोला, सॉरी सर, बट मैं वही कह रही हूँ जो रूल है, और रूल के हिसाब से आपको यहाँ ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। वहां दूसरी तरफ बार है, आप वहां ड्रिंक कर सकते हैं। सिया ने अपनी उंगली से बार की तरफ इशारा करते हुए कहा। सिया की बात सुनकर उस लड़के का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया
और वो अपनी जगह से खड़ा होकर सिया के पास आया और उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लाते हुए बोला, तू मुझे बताएगी कि मुझे ड्रिंक कहाँ करनी चाहिए और कहाँ नहीं। जैसे ही कांच टूटने की आवाज आई तो उस आवाज को सुनकर सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए और मैनेजर दौड़ता हुआ सिया के पास आया। वहां आकर जैसे ही उसने फर्श पर गिरे कांच के गिलास को देखा तो बोला, क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैनेजर की बात सुनकर वो लड़का चिल्लाते हुए बोला, हाँ प्रॉब्लम तो है, और मेरी प्रॉब्लम ये लड़की है। इसकी औकात तो देखो, मुझे खाना सर्व करने से मना कर रही है और ऊपर से मुझे बोलती है कि यहाँ ड्रिंक करना मना है। सिया ने एक बार फिर अपना सिर झुकाते हुए बोला, सॉरी सर, बट मैं वही कह रही हूँ जो सच है, यहाँ ड्रिंक करने की परमिशन किसी को नहीं है। सिया आगे कुछ बोलती उससे पहले ही मैनेजर ने उसके कानों में कहा, तुम जानती हो ये कौन है? मशहूर बिजनेसमैन ओम सिंघल के इकलौते बेटे राज सिंघल। इनसे पंगा लेना मतलब इस होटल पर ताला लगवाना। क्या तुम इस होटल को बंद करवाना चाहती हो? मैनेजर की बात सुनकर सिया को एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई, इसलिए उसने तुरंत सिर झुकाकर माफी मांगते हुए कहा, सॉरी सर, आपको जो करना है करिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे नहीं पता था कि आप। सिया आगे कुछ बोलती उससे पहले ही राज सिंघल जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, देखा, आ गई ना अपनी औकात पर। जैसे ही पता चला कि मैं बड़े और अमीर घर का बेटा हूं, तेवर बदल गए तुम्हारे। उस लड़के की बात पर सिया ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना सिर झुकाकर वहीं खड़ी रही। उसे ऐसे चुप देखकर राज सिंघल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो चिल्लाते हुए बोला, तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। तुम्हें जब तक मैं तुम्हारी औकात नहीं दिखाऊंगा तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा कि राज सिंघल क्या चीज है। चलो जाओ, मेरे लिए खाना लेकर आओ। क्या सिया राज सिंघल की बात मानकर एक वेटर का काम करेगी? क्या होगा आगे जानने के लिए